Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। जल्दी से एक बार लिख देंगे सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन भारत माता की जय, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे तो। गुड इवनिंग शगुन, सौम्या, संध्या, प्रतिभा, नेहा, अंश, रणधीर, मुस्कान, धनंजय, उजैर, राजवर्धन, जया, कुशल, सुरुचि। वेरी गुड गाइस, आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। तो सुनील भैया, जैसे कि हमने अभी तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके बारे में एक कहानी के फॉर्मेट में जाना, हमने हर एक चीज को डेप्थ में समझा, हमने एक अच्छी तरीके से उस चीज की एक अंडरस्टैंडिंग ली है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगेन स्टोरी कंटिन्यू होगी। थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, हर एक बात आपको लॉजिक के साथ समझ में आएगी। आप रिलेट कर पाएंगे कि थॉमसन उस समय क्या सोच रहे थे, रदरफोर्ड क्या सोच रहे थे, क्यों ये सब हुआ। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस लेक्चर। ठीक है, ऑल राइट सुनील भैया। तो मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर हमारी 36,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी एक बन चुकी है, जो सिर्फ 11th एंड 12th के बच्चे। तो प्लीज ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। एंड आज मैं यहां पर आपसे चर्चा करने वाला हूं अबाउट द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक्स फॉलोड बाय रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअल में क्या था, आपको रटना नहीं पड़ेगा, हर एक चीज का लॉजिक मिलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या है, क्यों है, कहां से आया, किधर गया, आपको मजा आएगा। यूल बी लाइक अरे अब हमको लॉजिक आ रहा है समझ में, हमको मजा आ रहा है। ठीक है, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा फोकस मेरे प्यारे भाई बहनों का स्मार्ट बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थॉमसन साहब के एटॉमिक मॉडल के साथ और उसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, यानी उसकी क्या कमियां थी जिसकी वजह से वो डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आप पहले एक चीज सोचो, क्या सोचना है सुनील भैया? देखो 1897 में, यानी 1897 से अगर पहले की हम बात करें तो हर किसी को लगता था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब एटम फर्दर किसी और चीज से मिलकर नहीं बना, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ईयर आता है मेरे दोस्तों, 1897 आता है, और यहां पर हम लोग बताते हैं कि भैया थॉमसन साहब बताते हैं कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। सबका भेजा घूम जाता है एंड सबको ये लगता है कि अरे एटम तो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है मैटर का, एटम के अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन है जिससे मिलकर वो बना हुआ है। तो इस चीज के बारे में काफी सोचते हैं थॉमसन की ये इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्या कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा वहां पर, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा, ये सारी बातें वो सोचते हैं। तो इस चीज का फाइनल कंक्लूजन निकलता है सन 1904 में, यानी 1897 से लेके 1904 तक थॉमसन साहब सोचते रहते हैं और 1904 में वो एटॉमिक मॉडल देते हैं। अब बेसिकली एटॉमिक मॉडल होता क्या है, देखिए पहला एटॉमिक मॉडल समझिए। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल वो होता है जो ये बताता है कि एटम अंदर से कैसा है। अभी तक क्या था दोस्तों, अभी तक सबको लग रहा था कि एटम इंडिविजिबल है, यानी कि वो फर्दर किसी चीज से मिलकर नहीं बना है। बट जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद से लोगों को लगने लगा नहीं, यह बात गलत है, एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। तो क्योंकि थॉमसन साहब ने डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, काफी उन्होंने सोचा, तो उन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल क्या दिया दोस्तों, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, यानी एटम का अंदर स्ट्रक्चर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, क्या वहां पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो कैसे होगा, कैसे सब अरेंज होंगे, इस चीज को वो समझाते हैं सन 1904 में अपना पहला एटॉमिक मॉडल देके। तो अगर आपसे पूछा गया कि पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया, तो आप बताएंगे थॉमसन साहब ने दिया 1904 में। ठीक है, चलो अब देखिए अगेन हम ये सोच के चलते हैं कि उस समय हमें क्या पता था। ध्यान से सुनो,
थॉमसन साहब, थॉमसन साहब, थॉमसन बोल रहा हूं गलती से, थॉमसन साहब, ये देखिए कितनी बढ़िया इमेज बनी है ना, ये चैट जीपीटी से बनाई है। ये हमारे पास है जे थॉमसन साहब, ठीक है, जे थॉमसन साहब है। अब ध्यान से सुनिए आप, अगर आप थॉमसन की जगह होते तो आपको उस समय क्या पता होता? सोच के देखो, एक बार अपना दिमाग लगाओ। आपको 1897 से पहले यह पता था कि एटम जो है फर्दर किसी चीज से मिलकर नहीं बना, लेकिन 1897 में आप खुद थॉमसन हैं और आपने एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर दिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब आपके अंदर एक खलबली आ गई है और वो खलबली आपको सोने नहीं दे रही है। अब आपको यह डिटरमाइन करना है कि एटम के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा, और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि यार मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल खोज लिया है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां बैठता होगा, क्या कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर या कुछ ऐसा होगा, वो सोचते हैं। अब देखिए उनके दिमाग में क्या आता है। देखिए पहला पॉइंटर क्या है, उस समय हमें क्या पता था? पहली बात क्या पता थी हमारे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया? पहली बात यह पता थी कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन खुद से सवाल पूछते हैं, अच्छा एटम में हमें क्या पता है? तो वो बोले कि यार एटम में इलेक्ट्रॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। मेरे भाई है चाय है मिल आया था, धन्यवाद धन्यवाद। तो उस समय हमें क्या पता था? सोच के देखो, थॉमसन साहब बोलते उस समय मुझे पता था कि नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरा सवाल खुद से पूछते हैं, अगर एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तब तो एटम को क्या होना चाहिए था? नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था सिर्फ। लेकिन एटम सिर्फ नेगेटिवली चार्ज थोड़ी है। सोच के देखिए, सोचिए। अरे भाई साहब, एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो उनको पता था। दूसरा, तो फिर क्या एटम नेगेटिवली चार्ज है यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है? तो वो कहते हैं नहीं, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल कैसे? तो ये दूसरा सवाल खुद से पूछते हैं कि यार भाई एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि ऑब्वियसली उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी है उसके अंदर, पर वो पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रेजेंट है? अब यही तो बताएंगे वो। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विच मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दो बातें उस समय पता थी। पहली बात ये पता थी कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो वो सबसे पूछते हैं कि एक बात बताओ भाई, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो एटम नेगेटिवली चार्ज होता, लेकिन एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी ऑब्वियसली एटम में इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई चीज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होगा। तो यहां पर सवाल यही आया जिसकी वजह से उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया कि एटम अंदर से कैसा दिखता होगा। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई कि यार ये पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे, ये कैसे अरेंजमेंट हो रही होगी। यही उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी का रीजन था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस that if an atom has equal positive and negative charges because of electrons, how they are present inside the atom? सवाल थॉमसन यहां पर यह बोलते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पर क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो बच्चे बोलते सुनील जब पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैसे पता? अरे बेटा, अगर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो एटम हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही होता, पर एटम तो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब ऑब्वियसली वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो अब थॉमसन को यह था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होंगे, ये साथ में कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। इसको सोचते 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 1904 हो गई और उन्होंने अपना मॉडल दिया। अब उन्होंने क्या सोचा होगा? तो एक स्टोरी हम मानते हैं, ठीक है, एक स्टोरी हम मानते हैं। एनीवन फ्रॉम यूपी? अरे यार मेरे भाई, आप लोग क्यों ये सब चैट्स करते हो? पूरा फोकस करो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, है ना। चलो, कौन है अर्जुन भाई? चलो चलो, इधर पूरा फोकस करो, इधर पूरा फोकस करो, इधर पूरा फोकस करो। चैट को बंद कर देते हैं, इधर पूरा फोकस करो, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो
कि थॉमसन बड़े परेशान है। थॉमसन बड़े परेशान है कि यार ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ये साथ में कैसे प्रेजेंट होंगे, इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, इसमें बड़े दुखी हो जाते हैं कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे अरेंज होंगे, प्लीज कोई मुझे बता दो। बहुत ढूंढते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत करते हैं। तो इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। ऐसा हुआ होगा कि कभी क्रिसमस की पार्टी पे थॉमसन साहब गए होंगे और थॉमसन साहब ऐसे ही खड़े होंगे और बोरिंग से एक पार्टी चल रही होगी और थॉमसन साहब एंजॉय करते करते, थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, लोगों से ऐसे बात कर रहे होंगे, हे व्हाट्सअप, yeah, I recently discovered electron, but now I'm trying to figure it out that how electron is arranged into an atom, because there must be some positive charge as well. That is the reason why it is electrically neutral, but I'm not able to decode. I'm still figuring it out that how these charges are arranged inside the atom. Suddenly एक वेटर आता है, सर आप पुडिंग खाएंगे? Do you want to eat pudding? And he's like, oh no, I already had my dinner. कोई बोलता है कि प्लीज ले लीजिए। Okay, fine. In desert, I'll eat pudding. And वो पुडिंग को उठाते हैं। पुडिंग जो कि ऐसे दिखती है, क्रिसमस की पुडिंग, वो उसको उठाते हैं, बोलते हैं, वो एटम ऐसा ही दिखता है। पुडिंग हाथ में देख के वो कहते हैं एटम ऐसा ही दिखता है। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला ये मैं आपको बताता हूं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, उनके दिमाग में एकदम से घंटी बजी कि यार एटम जो होता होगा कहीं ऐसा ही तो नहीं होता। तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए मैंने क्रिसमस की पुडिंग खाई। अब क्रिसमस की पुडिंग में एक तो बेक्ड पार्ट होता है, पार्ट बोल रहा हूं, बेक्ड पार्ट, एक तो बेक्ड पार्ट होता है। तो ये जो बेक्ड पार्ट होता है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं जैसे कि रेजिन्स, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं कि इसके अंदर एक तो बेक्ड पार्ट है जिसको अपन ने बेक करके बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला, ये बेक्ड पार्ट है ये वाला, और इसके अंदर हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स, यानी इनको हम बोल सकते हैं रेजिन्स, रेजिन्स और ड्राई फ्रूट्स। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार हमारे पास क्रिसमस की पुडिंग के अंदर दो चीजें हैं, एक तो बेक्ड पार्ट है और दूसरा उसके अंदर हमारे पास क्या है, ड्राई फ्रूट्स है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा एटॉमिक मॉडल होता है, मतलब कि उसी प्रकार हमारा एटम होता है। बोले कि मैंने मिस्ट्री डिकोड कर ली, बोले मैंने मिस्ट्री डिकोड कर ली। एटम कैसा है, जब हम एटम के अंदर जाते हैं तो एटम एक पुडिंग के जैसा है। जिस प्रकार पुडिंग के अंदर बेक्ड पार्ट है वो एटम के पॉजिटिव स्फीयर की तरह एक्ट करेगा। ये पॉजिटिव स्फीयर जो है बेक्ड पार्ट की तरह एक्ट करेगा पुडिंग के, और जैसे इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स हैं वैसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स डले हुए होंगे। आप मेरी बात समझ पाए, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए होंगे। तो जिस प्रकार हमारे पास पुडिंग होती है तो उसके अंदर एक बेक्ड पार्ट होता है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डले हुए होते हैं। वो बोलते हैं, मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूं, जैसे हम लोग वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, तो तरबूज के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। बोले दो पार्ट्स कौन से हैं? बोले एक तो हमारे पास क्या है, रेड ईटेबल पार्ट है, यानी कि लाल पार्ट है जिसको हम खाते हैं। क्या है दोस्तों, एक तो हमारे पास है ये लाल भाग जिसको हम खाते हैं, रेड ईटेबल पार्ट, और दूसरे हमारे पास क्या है, काले सीड्स है, ये काले काले सीड्स है। तो वो बोलते हैं कि ये जो रेड ईटेबल पार्ट है ये पॉजिटिव स्फीयर है एटम का। ऐसा समझ के चलो कि जब हम तरबूज को काटते हैं तो ये जो लाल भाग होता है जिसको हम खाते हैं ये बेसिकली एटम के पॉजिटिव स्फीयर को डिनोट करता है, और जिस प्रकार यहां पे काले काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एटम के। तो बोले ये सेम एनालॉजी एटम पे अप्लाई होती है कि जैसे क्रिसमस की पुडिंग का जो बेक्ड पार्ट है वो एटम का पॉजिटिव स्फीयर है, तरबूज का लाल हिस्सा एटम का पॉजिटिव स्फीयर है। जिस प्रकार यहां पर रेजिन और ड्राई फ्रूट है या यहां पर काले बीज हैं, ये दोनों के दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोला कि इन दो तरीकों से हम समझ सकते हैं कि जो एटम है वो अंदर से कैसा दिखता होगा। समझ गए जी। तो थॉमसन साहब जो है उन्होंने बताया एन एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। उन्होंने कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है अंदर से वो जैसा दिखता है वो पुडिंग के जैसा या वाटरमेलन के जैसा दिखता है। इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर चीज को
ये इस पर्टिकुलर मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, जहां पर इसको हम प्लम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रेजिन या ड्राई फ्रूट को प्लम भी बोला जाता है ना, सूखा ये रेजिन जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम। तो प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको हम बोलते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन समझते हो ना, किशमिश, या फिर वाटरमेलन मॉडल। समझ में आया? या तो वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या रेजिन पुडिंग मॉडल, ये चीज को हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां तक अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सुनील भैया समझ में आ गया। फटाफट से जल्दी से एक बार लिख देंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि समझ में आ गया है। फटाफट से एक बार लिख देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? चलो डन है। अब देखिए, आपको समझ में आ गया कि थॉमसन ने किस तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है ना, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ डले हुए होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला सुनील? या पॉजिटिव स्फीयर तो कभी उन्होंने डिस्कवर ही नहीं किया था। मेरे राजा बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करे थे ना, तो उन्होंने क्या बोला, दिमाग लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करे और एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते तो एटम नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। बट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ओवरऑल, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। यानी इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए फटाफट से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इस चीज पे। तो वो ये बताते हैं एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट यूनिफॉर्मली। यानी एटम के अंदर मेरे दोस्तों एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर चारों तरफ स्प्रेड हुए हुए हैं, डिसेमिनेट हुए हुए हैं, यानी कि चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है। दूसरा, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसी की वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसको वो कैसे बताते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। ये हमने पढ़ा था जी, बिल्कुल सही बात है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट बनता है यहां पर, जिसकी वजह से सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया, वो ये था। इनसे किसी ने पूछा कि थॉमसन साहब एटम का जो मास है वो कहां होता है, यानी कि जो उसका द्रव्यमान है वो कहां होता है। तो उन्होंने कहा एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ फैले हुए हैं। यानी मास जो है एटम का कहीं पे एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हुआ, हर चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। सो द मास ऑफ एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट। यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, क्या बोला मैंने, परमाणु का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान हर जगह बराबर है। समझ में आया? यानी एटम जो है उसका मास चारों तरफ फैला हुआ है। क्या है दोस्तों? चारों तरफ फैला हुआ है। अरे बाप रे, ये कह रहे हैं परमाणु का द्रव्यमान चारों तरफ फैला हुआ है। जहां तक एटम होगा वहां तक उसका मास हम मानेंगे कि चारों तरफ बराबर है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कहीं पर वजन ज्यादा है और कहीं पे वजन कम है, ऐसा नहीं, चारों तरफ बराबर है। ये उन्होंने कह दिया। तो ये था थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल। जब भी याद ना आए तरबूज को आधा काट दें तो भैया जो तरबूज का रेड ईटेबल पार्ट है दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर ऑफ एटम, और जैसे इसके अंदर काले काले बीज है दैट आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए जी? अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके साथ बहुत सारी हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि अभी हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड जो कि थॉमसन के एक स्टूडेंट होते हैं, थॉमसन ने यह बताया कि भाई एटम अंदर से ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने बोला ठीक है मैं वेरीफाई करके देख लेता हूं, प्रोटॉन्स फेंक के, न्यूट्रॉन्स फेंक के, जो भी अभी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, भी आपको क्लियर करूंगा, वो हम लोग एटम के ऊपर शूट करते हैं। पर आपको मैं बात बता दूं, यहां पर इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी यहां पर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसकी ऑब्जर्वेशंस को ये एटॉमिक मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो ना, थॉमसन बस इमेजिन कर रहा है कि एटम अंदर से ऐसा होगा।
हर कोई बस इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन गलत हो गई। दूसरी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भाई साहब बोलते हैं कि एक पॉजिटिव स्फीयर में आपके इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आगे चल के आप गॉस लॉ पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, जब आप उस गॉस लॉ को अप्लाई करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भैया आप यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर पढ़ोगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फोर्सेस के बारे में, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको एक लाइटर नोट पे, एक शॉर्टर टर्मिनोलॉजी में यहां पर एक चीज समझाता हूं। ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ कोलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं और फिर एकदम से इनके बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, धक्का मार के यूं जाएंगे। तो यहां पर यह थ्योरी जो है ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है यह बताने के लिए कि एटम जो है, मतलब इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, अगर उसको हम सच मानते हैं तो वो कभी भी एटम की स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन करेगा। मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ पॉजिटिव स्फीयर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इफ दैट हैपेंस द एटम वुड कोलैप्स एंड लूज इट्स स्ट्रक्चर। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होकर टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं तो फिर एटम का स्ट्रक्चर बचा ही कहां, एटम तो कोलैप्स कर गया। आज अभी आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो जहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है यहां से लेके यहां तक एटम का साइज माना जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं यहां पर आपके पास न्यूक्लियस और मैंने कहा यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से लेके यहां तक अगर आप जाएंगे तो ये एटॉमिक साइज बोला जाती है कि ये एटम का साइज है। पॉइंट यहां पर यह है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैले हुए हैं पॉजिटिव स्फीयर में, वो सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और अगर सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट होते हैं तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि एटम ही कोलैप्स कर गया है और वहां पर उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमें तो यह पता है कि एटम स्टेबल होता है, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, तो यानी कि आप एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे। द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द एटम्स रिमेन स्टेबल मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से एटम हमेशा अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। हमारे आसपास में जो चीजें सबका स्ट्रक्चर है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द एटम। तो अगर यह चीज सत्य हो जाती थॉमसन की, तो उसके हिसाब से क्या था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सेंटर चले जाते, एटम ही कोलैप्स कर जाता। अब एटम ही कोलैप्स कर गया, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर हमारे अंदर सारी चीजों में स्ट्रक्चर कैसे है? सारी चीजें जो हमारे आसपास है उनमें स्ट्रक्चर कैसे आ गया, उनमें एक आकार कैसे आया? तो यहां पर इस वजह से इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया गया। इस चीज को थॉर रदरफोर्ड अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताएंगे कि कोई भी चीज टुवर्ड्स द सेंटर अगर जा रही है तो उसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ इक्विवेलेंट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाता। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना था, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है क्या ये एटम की स्टेबिलिटी को समझा पाया? एटम की स्टेबिलिटी का मतलब है कि एटम अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा। एटम विल मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, वो कोलैप्स नहीं कर जाएगा। समझ रहे हो? इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। लेकिन थॉमसन साहब का ये जो मॉडल है कभी भी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। सरल भाषा में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर चले जाएंगे तो एटम का स्ट्रक्चर बचा ही कहां? ये हम बोलते हैं एटम की साइज। अगर इलेक्ट्रॉन सारे अंदर चले गए तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो एटम है ही नहीं। तो यानी कि थॉमसन जो इमेजिन कर रहा है उसकी इमेजिनेशन में दिक्कत है, उसकी इमेजिनेशन में दिक्कत है, उनकी इमेजिनेशन जो है एटम को लेकर वो गलत है। इसको सही किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। तो आपके लिए कोर्स में तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से थॉमसन साहब के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है क्या? आइए पढ़ते हैं। आओ जल्दी बताओ फटाफट से। एक बार सारे के सारे भाई कमेंट सेक्शन में आए भैया लिख देंगे कि ये समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सिंपल सी बात है,
अभी थॉमसन साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है उसके ऊपर रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा एटम के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एटम को समझाया रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से वो मैच नहीं कर रहा था। उनके हिसाब से एटम कुछ और स्ट्रक्चर में होगा, एटम का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। साथ ही साथ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, अगर एक पॉजिटिव स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है तो सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर चले जाएंगे, तो एटम का स्ट्रक्चर बचाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही चले गए, एटम ही कोलैप्स कर गया। तो ये एटम की स्टेबिलिटी, कि एटम अपने स्ट्रक्चर को हमेशा मेंटेन करके रखता है, वो नहीं डिफाइन कर पाया। ठीक है, ये पॉइंटर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, इस पे ज्यादा प्रेशर मत लेना। ठीक है, चलो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। जल्दी से एक सवाल करेंगे। माफी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल? इसमें से कौन सा थॉमसन साहब के एटॉमिक मॉडल का एक नाम नहीं है? ठीक है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। चलिए, हाँ 3D मॉडल बिल्कुल सही है, 3D मॉडल बिल्कुल सही है, 3D मॉडल बिल्कुल सही है। और ये सबसे बेसिक मॉडल है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर आपने क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे से पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। रदरफोर्ड की थ्योरी, थॉमसन की थ्योरी सब क्लास 9th का पार्ट है ना। चलिए, मैं फिर से आपको बोलता हूं, जैसे मेजॉरिटी बच्चों को समझ में आ जाता है एक बार में, जिसको नहीं आता एक बार और सुनो, एक और बार सुनो, आपको आएगा समझ में। मैं भी रिचर्ड फेमन के लेक्चर्स देखता हूं, है ना, या वो उनकी जो पीडीएफ है उनको पढ़ता हूं, या उनके लेक्चर्स बनाने वाले जो एजुकेटर्स हैं उनको सुनता हूं। एक बार में नहीं आता समझ में, दूसरी बार सुनता हूं, तीसरी बार सुनता हूं, फिर आ जाता है समझ में। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क भाई, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ऐसे ही समझ में आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल? इसमें से कौन सा थॉमसन एटॉमिक मॉडल का एक नाम नहीं है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 80.3% बच्चों ने सही किया, वेरी गुड। सुमेधा, रिमाश, प्रियांशु, आर्यन, युवराज, भूमिहार, सन्नी जी, अनन्या, गुंजन, सूर्यवीर एंड गुनगुन पटेल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं जीवन में। ये तीनों नाम थे, वाटरमेलन मॉडल भी था, प्लम पुडिंग मॉडल भी था, रेजिन पुडिंग मॉडल भी था, ये इसका नाम नहीं था। अब चलिए रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलते हैं और इस मॉडल को समझते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड साहब जो हैं, रदरफोर्ड साहब के डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसकी हिस्ट्री बताता हूं, क्योंकि आप क्लास 12th में जाएंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कहेंगे और सुनील भैया ने तो 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोला था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। नहीं, ध्यान से सुनिए। A series of experiments were performed between 1908 and 1913 by Hans Geiger, जो कि एक जूनियर रिसर्च फेलो थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, एंड अर्नेस्ट मार्सडेन, जो कि वहां पर बैचलर ऑफ साइंस के एक स्टूडेंट थे। ये जेआरएफ थे, जूनियर रिसर्च फेलो, और ये एक स्टूडेंट थे। तो हैंस गीगर ने अर्नेस्ट मार्सडेन को इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया, रदरफोर्ड का अप्रूवल लेके, अंडर द डायरेक्शन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यानी कि इन दोनों ने रदरफोर्ड की गाइडेंस में एक्सपेरिमेंट करा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए, अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? थॉमसन के स्टूडेंट है रदरफोर्ड, ये है रदरफोर्ड। तो आपको एक बढ़िया बात बता दूं, रदरफोर्ड जो है वो थॉमसन के स्टूडेंट रहे हैं। तो थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया, इन्होंने बताया कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। अब रदरफोर्ड को आ गया, भैया क्या मैं बताऊंगा क्या आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो सर जी अब आपका एटॉमिक मॉडल टेस्ट करेंगे। तो रदरफोर्ड जो कि एक स्टूडेंट थे थॉमसन के, दोस्तों, जैसे मान लो कल को मैं कुछ बड़ा ही भौकाली सा बता दूं और तुम बोलोगे अरे हम सुनील भैया के स्टूडेंट हैं, अब हम प्रूव करेंगे कि सुनील भैया सही बोल रहे हैं गलत, कितना मजा आ जाए, है ना? बिल्कुल वैसा ही। तो सर जी अब आपका एटॉमिक मॉडल टेस्ट करेंगे, रदरफोर्ड कहते हैं यहां पे थॉमसन से। बहुत बढ़िया। तो चलिए सवालों के थ्रू इन चीजों को स्टार्ट करेंगे, आपके मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे। रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम गैस एंड हैविंग He2+ आयन इज अल्फा पार्टिकल। यानी अगर मैं हीलियम गैस से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं और मेरे पास He2+ आयंस आ जाए तो ये अल्फा पार्टिकल है, हां या ना? हां या ना? सोचिए, आपके मिसकंसेप्शंस आज दूर होंगे। हर कोई ये मिसकंसेप्शन लेकर बैठा है, आज आपके मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे, विश्वास मानिए, आपको मजा आ जाएगा। जल्दी 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 फटाफट से।
सुनील भैया मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, 100% आपको मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इस सवाल को सॉल्व करो। अगर मैं हीलियम गैस से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता हूं तो मेरे पास He2+ आयंस आते हैं जो मेरे अल्फा पार्टिकल होंगे। अच्छा 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 अच्छा, क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चा 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 बच्चा? अच्छा, removing 2 electrons from helium gas and having He2+ ions is alpha particles। देखिए 60% बच्चों को यही मिसकंसेप्शन है। अभी क्लियर भी हो जाएगा, आप खुद कहेंगे क्या भैया मस्त बात बता दी आपने। वैभव, आर्यन, अनन्या, सूर्य प्रताप सिंह, सुमेधा, कान्हा, मोहम्मद सलेह, युवराज गुप्ता, समीक्षा चौधरी एंड खुशी दत्ता, वेरी गुड। आइए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। रिमूविंग 2 electrons from helium gas and having He2+ ions is alpha particles। Obviously correct answer is no। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, एक एनालॉजी देते हैं। इस एनालॉजी से आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? बोले सुनील भैया ये तो पोलर बियर है, ये तो भालू है। हाँ पोलर बियर वा और सुनील भैया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताइए आप, मेरे को एक बात बताइए आप, पोलर बियर और मेरे में क्या सिमिलैरिटी है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सबसे पहला, पोलर बियर इज पीबी एंड सुनील भैया इज एसबी। सबसे पहला हमारे अंदर सिमिलैरिटी क्या है बताइए? सिमिलैरिटी मैं एक बार कौन से मैथ्स के किसी टीचर को रोस्ट कर रहा था, दीपक सर पढ़ाते हैं ना, मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मेरे को पता नहीं क्यों एकदम रैंडमली कुछ आया। मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो पहले उन्होंने साइंस के खिलाफ कुछ बोला था, अब मेरा कर्तव्य था मैथ्स के खिलाफ कुछ बोलूं। तो मेरे दिमाग में आया सिमिलैरिटी, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, सिमी नाम की लड़की ला रही, टी बन गया सिमिलैरिटी। रैंडम आया था ये, तो जब भी मैं लिखता हूं मेरे को वही याद आता है, सिमी नाम की लड़की ला रही, टी बन गया सिमिलैरिटी। ठीक है, तो दीपक सर को अपन ने बोला था, उसकी वीडियो भी गई थी। चलो आ जाए फोकस करते हैं। अब सिमिलैरिटी क्या है पीबी और एसबी में? अगर यहां पर पोलर बियर और यहां पर सुनील बियर, तो हमारे अंदर सिमिलैरिटी क्या है? देखिए हमारे अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि हमारे अंदर 2 आंखें हैं, दोनों के पास 2 हाथ हैं एंड 2 पैर हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सुनील भैया, ये सिमिलैरिटी है भाई। 2 आंख, 2 आंख, 2 हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 पैर, यही है ना? पर आर आवर पेरेंट्स सेम? आप मुझे बताइए क्या हमारे माता पिता सेम है? भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई पोलर बियर या पोलर बियर नहीं होगी उससे मैं पैदा हुआ और मेरे माता पिता से ये पैदा हुआ, नहीं, हमारा सोर्स अलग है ना। हमारे अंदर सिमिलैरिटी क्या है? हमारी आंखें समान है, इसके बाद 2 आंख, मेरे पास 2 आंख, 2 हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 पैर, ये सिमिलैरिटी है। क्या हमारे पेरेंट्स सेम है? नो, मीन्स सोर्स इज डिफरेंट, मीन्स सोर्स इज डिफरेंट। तो मेरे राजा बेटा, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स हीलियम गैस नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल है और मान लीजिए आपके पास ये He2+ आयंस है, तो इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मैंने बोला मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल है, मैंने बोला मान लीजिए ये He2+ आयंस है, तो हम दोनों का यानी कि अल्फा पार्टिकल और He2+ में एक समानता होती है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, पर इसका ये 1% भी मतलब नहीं है मेरे राजा कि उनका सोर्स सेम होगा। ये हीलियम गैस से आ रहा होगा, ये किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आएगा, बस कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे मेरे माता पिता से मैं आया और पोलर बियरनी से ये पोलर बियर आया, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर। अब हम नाच रहे हैं तो एकदम समान लग रहे हैं, क्यों? एक पोलर बियर और एक सुनील बियर नाच रहे हैं, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, पर इनका सोर्स और इनका सोर्स अलग है। ऐसे अल्फा पार्टिकल और He2+ आयंस की बात होगी। अभी और डिटेल में बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट 1 और ये कंसेप्ट 2, ध्यान से सुनिए। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर बताइए, तो आप बोलेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है।
तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को E+ से डिनोट कर रहा हूं मैं, E+ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E- से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स को E से डिनोट कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ E+, नंबर ऑफ E-, नंबर ऑफ E। तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हो गए। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हमें पता है कि हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं क्योंकि इसका जो मास नंबर होता है वो 4 होता है। ठीक है, चलो ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। मैं क्या करता हूं, एक फोर्स लगाता हूं। इमेजिन कीजिए, आपके दिमाग में इमेजिनेशन होनी चाहिए। इमेजिन दैट यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम। ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप, जस्ट इमेजिन, क्योंकि मैं आपका कंसेप्ट बनाना चाह रहा हूं, तो जस्ट इमेजिन कि एटॉमिक नंबर हीलियम का हमारे पास 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर हमारे पास 2 है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है मैं खींच के बाहर निकाल देता हूं। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास अभी भी 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने बचे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 0 हो गए हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बचे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास 2 है। ये 2 और 2 ये हो गया 0। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैटायन बन जाएगा। बताइए क्यों कैटायन बन जाएगा। इतने तो अब आप समझदार हो गए हैं केमिस्ट्री में, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 2 है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल 0 हो गया, तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा। ये तो वैसे ही न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। अरे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है 0। तो जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में इंबैलेंस आएगा तो वो यहां पे दिखेगा, 2 प्रोटॉन सब ज्यादा है तो 2+ का चार्ज दिखेगा यहां पे, He2+ आयंस। तो सबसे पहले आपको समझना है कि He2+ आयंस He से बने, हीलियम से बने। हीलियम गैस से अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो हमारे पास He2+ आयंस बने। पर सुनील भैया अल्फा पार्टिकल को तो हर कोई He2+ आयंस कहता है। अरे वो उसको इससे कंपेयर करवाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन समान है। मतलब अल्फा पार्टिकल कभी भी हीलियम गैस से नहीं बनता है। अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर कोइंसिडेंटली 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इट्स सिमिलर टू He2+ in terms of configuration, but it is not produced from helium gas। आप मेरी बात समझिए, आपने हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहां पे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बचे। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो हीलियम गैस से He2+ आयंस बने, पर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कभी भी हीलियम गैस से नहीं बनते हैं। इनका कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि यहां पर भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन समान है। जैसे मेरे पास 2 आंख थी, भोलू बोल रहा हूं, भालू के पास 2 आंखें थी। मेरे पास 2 हाथ थे, भालू के पास 2 हाथ थे। मेरे पास 2 पैर है, भालू के पास भी 2 पैर है। कॉन्फ़िगरेशन समान है ना। ऐसी अल्फा पार्टिकल और He2+ की कॉन्फ़िगरेशन समान है, पर इसका 1% भी मतलब यह नहीं है कि वो हीलियम गैस से मिला है। तो कैसे मिला सुनील भैया, यह आया कैसे संसार के अंदर। यह संसार में आया मेरे राजा ऐसे, ये ऐसे संसार में कूदकर आया है। आपको यह बात यहां पर समझनी पड़ेगी, ये ऐसे आया संसार में। अब यहां पर सुनील भाई आप क्या क्या चीजें लिखकर बता रहे हैं। ये हमारे पास होता है X का मतलब होता है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। याद करिए क्या बताया मैंने, X होता है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर। क्या है राजा बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस में होंगे। ए क्या बताता है, ए बताता है राजा बेटा मास नंबर। क्या बताता है राजा, मास नंबर, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा जी? क्या बोला मैंने? ये बात समझ में आ गई? कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल हम लिखते हैं एक्स, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ये उसके सिंबल को बताता है, केमिकल सिंबल को। यहां पे लिखेंगे Z और यहां पे लिखेंगे ए। Z बताएगा उसके एटॉमिक नंबर को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसके न्यूक्लियस में होंगे। ए बताएगा मास नंबर को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को, जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होंगे ना टोटल, उसको दिखाएगा ए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात हम समझ के देखते हैं। जैसे मान लीजिए रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 88 है और मास नंबर हमारे पास 226 है। अब मैं आपको बोलता हूं, जैसे ये एक्स हमारे पास रेडियम है, इसका मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक तरीके से इसका अल्फा डीके हो रहा है। आपको ज्यादा डेप्थ या डिटेल में नहीं जाना कि अल्फा डीके क्या होता है, आपको सिर्फ सुनना है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ जाते हैं। कभी कभी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ जाते हैं तो वो उल्टी कर देता है। ये एक तरीके से उसने उल्टी कर दी। उसके न्यूक्लियस में इतने ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए हैं, वो झेल नहीं पा रहा है तो उल्टी कर देता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की उल्टी कर देता है। तो इसमें से 2 प्रोटॉन्स निकाल दिए उसने, तो एटॉमिक नंबर 2 से घट गया। तो यहां पे हम लिखते हैं -2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उन्होंने न्यूक्लियस से निकाल दिए हैं। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस ने 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स उल्टी करके बाहर निकाल दिए। तो सुनील भैया Z मतलब एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो 2 से घट जाएगा, और A का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि टोटल 4 से घटेगा। ये देखिए 4 से घट गया। अब एटॉमिक नंबर अगर 2 से घट गया है तो ऑब्वियसली एलिमेंट दूसरा होगा। हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 2 से घट गया तो ये एलिमेंट Y हो गया। मास नंबर 4 से घट गया। अब यहां पर ये जो स्पीशी हमारे पास आती है जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। यही क्या है? अल्फा पार्टिकल। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो सिंपल सरल सी बात है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा। वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते हैं। तो इसके अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की इसने उल्टी कर दी, तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहां पे बाहर आ गए और ये दूसरा एलिमेंट बन गया वाई। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसने मान लीजिए रेडियम ने, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? रेडियम है, और ये मान लीजिए हमारे पास यूरेनियम है, ये हमारे पास रेडॉन है, और ये हमारे पास थोरियम है। अब ध्यान से सुनिए, रेडियम ने अपने अंदर से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाले, तो ये देखिए ये तो आपका 4 से घट गया और ये आपका देखिए 2 से घट गया। तो रेडियम से रेडॉन बनेगा और साथ में निकलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। उसी प्रकार यूरेनियम ने अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाले। 2 प्रोटॉन निकाले राजा बेटा, तो एटॉमिक नंबर तो 2 से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर 4 से घटेगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये 4 से घटेगा और ये 2 से घटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सुनील भैया। साथ में क्या रिलीज होंगे? अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है? तो क्या अल्फा पार्टिकल हीलियम गैस से आ रहे हैं? क्या अल्फा पार्टिकल हीलियम गैस से आ रहे हैं? नहीं, गलत मत पढ़ो। सुनील भैया तुम्हें गलत नहीं पढ़ाएंगे, हमेशा सही पढ़ाएंगे। तो हमेशा याद रखना, तो भैया He2+ से कंपेयर क्यों करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन समान है, कॉन्फ़िगरेशन समान है। अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, He2+ आयंस में भी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम गैस से आए हैं। अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आते हैं, और टेक्निकली इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? टेक्निकली इट इज कॉल्ड अल्फा डीके। समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बात? इसको टेक्निकली हम अल्फा डीके कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये बात समझ में आई मेरे राजा बेटा? तो टेक्निकली इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा डीके। हम रट रहे हैं He2+ आयन अल्फा पार्टिकल, अरे बार कशान He2+ आयन अल्फा पार्टिकल। भैया कॉन्फ़िगरेशन समान है, आप कॉन्फ़िगरेशन समान बोल सकते हो। मैंने बहुत सारी जगह पे
सुना 2018-19 से सुनता रहा हूं मैं, इंटरव्यू में भी पूछता हूं टीचर से, तो वो कहते हैं हीलियम गैस से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, He2+ अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल हीलियम गैस से आएंगे? कभी नहीं। अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके से आते हैं। किसी भी एलिमेंट से जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की उल्टी करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की उल्टी करी तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके यहां पर अल्फा पार्टिकल बनाते हैं। तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है और मास नंबर 4 से घट जाता है, एक नए एलिमेंट का निर्माण भी हो जाता है। तो ये होता है। ठीक है, चलो अब इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप क्या था सुनील भैया, एक बार आप सेटअप समझा दीजिए। तो कुछ इस तरीके का सेटअप था। समय के साथ धीरे धीरे ये इवॉल्व करते गए, है ना, इतने साल ये एक्सपेरिमेंट चला तो समय के साथ इवॉल्व होता गया। तो भैया हमें सबसे पहली चीज अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया। तो एक बार आए भैया लगा दीजिए कि सुनील भैया अल्फा पार्टिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। एक बार आए भैया लगा दीजिए। अल्फा पार्टिकल हमें समझ में आ गया। आए भैया लगा दीजिए कि कंसेप्ट बुद्धि में बैठ गया है। अब हम बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी हमसे संसार में पूछेगा तो हम उसे समझा पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या है, हम बताते हैं। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इस सेटअप को थोड़ा सा समझते हैं कि भैया हमारे ये रदरफोर्ड साहब का जो सेटअप था ये एक्चुअली में क्या था। मैंने सेटअप की पूरी डिटेल खुद से लिख कर दी है, आपको टेंशन मत लेना। तो सेटअप में सबसे पहली चीज, 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो बहुत सारे लोग सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में तो रेडियम पढ़ा देते हैं, पर उनसे पूछो अल्फा पार्टिकल कहां से आया, हीलियम गैस से आया। अरे दादा, अगर हीलियम गैस से आता तो आप सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में हीलियम गैस ले लेते, आप रेडियम क्यों ले रहे हैं? आप देख रहे हैं कितने ज्यादा समझदार लोग हैं, क्योंकि याद करके पढ़ा रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे ना यहां पे अल्फा पार्टिकल की सोर्स आप रेडियम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पे रेडियम लिया। नहीं, आप तो ये बोल रहे थे ना हीलियम गैस से निकलेगा। हीलियम गैस से निकालेंगे जब मन करेगा, बाकी रेडियम लगा दिया हमने। यहां पे हमको थोड़ा महंगा पड़ रहा होगा हीलियम, कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मेरे भाइयों और बहनों, आप समझिए, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा सुनील भैया? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा हमारे पास रेडियम। अच्छा ठीक है, ये रेडियम के अल्फा डी के होगा, रेडॉन बनेगी, साथ में अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने क्या ले लिया है, रेडियम ले लिया है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को यहां पे शूट करेगा, शूट करेगा, शूट करेगा, शूट करेगा, शूट करेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अल्फा पार्टिकल्स को शूट करेगा तो ये खोखा क्यों लगाया आपने? ये हमने लगाया लेड का ब्लॉक लगाया राजा बेटा। क्या लगाया है? ये जो ब्लॉक हमने यहां पे लगाया, दैट इज अ लेड ब्लॉक टू एंश्योर नो लीकेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यानी यहां पर एक छोटा सा बस इसके अंदर एक होल हमने किया है जहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल सके। तो एक लेड का खोखा हम लेते हैं और उसके अंदर हम लोग रेडियम को रखते हैं, ताकि जब इसका अल्फा डीके हो तो ये अल्फा पार्टिकल पूरे संसार में ना फैल जाए। ऐसे ना फैले, ऐसे नहीं करना हमको। हम क्या करेंगे, छोटा सा होल यहां पे बनाएंगे जिससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाए। सो लेड ब्लॉक टू एंश्योर नो लीकेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी सिर्फ आप इधर से अल्फा पार्टिकल निकालो, संसार में पूरे बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए तो दूसरा हम लोग लगाते हैं, लेड की एक प्लेट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलीमेटर। क्या बोलते हैं? कॉलीमेटर कहते हैं। तो एक लेड की प्लेट हम लगाते हैं जिसमें एक छोटा सा होल होता है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक लेड की प्लेट हमारे पास है जिसमें एक छोटा सा होल है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स इससे पास होते हुए निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स इससे पास होते हुए निकलते हैं। तो सवाल आता है बच्चों के दिमाग में, लेड की प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, टू एंश्योर अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात है, हम ये एंश्योर करना चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलने के बाद एक सीधी रेखा में ट्रेवल करें, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। इसके लिए किस में ट्रेवल करें? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। तो टू एंश्योर कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, संसार में से बिखर नहीं जा रहे हैं, हमने लेड की प्लेट लगा रही है ताकि स्ट्रेट सीधा पास करे उससे। समझ में आया? बिल्कुल स्ट्रेट पास करने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास यहां पर क्या है? तीसरी चीज हमारे पास यहां पर है गोल्ड का फॉइल। गोल्ड फॉइल यहां पर हमने क्यों लिए, ये मैं अभी आपको बताता हूं कि यहां पे गोल्ड की फॉइल क्यों लिया।
अब आप समझना मेरी बात को कि यहां पे गोल्ड का फॉइल हमने क्यों लिया हुआ है, तो रीजन क्या है, वाई गोल्ड फॉइल वाज चूजन इन द एक्सपेरिमेंट। पॉइंट ये है, रदरफोर्ड जो है वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि थॉमसन ने जो एटम के बारे में बताया क्या वो सही है या वो गलत है। अब उसके लिए उनको सबसे ज्यादा पतली से पतली फॉइल चाहिए जिसके अंदर बहुत कम एटम्स हो, लगभग 100 या 150 एटम्स हो, बस उसकी इतनी मोटाई होनी चाहिए कि उसमें कम से कम एटम हो। रीजन क्या है, क्योंकि उनको एक एटम के बारे में जानना है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि ये एटम है और अल्फा पार्टिकल इससे भिड़ता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। मेरी बात समझ रहे हो, उनका ये गेम है कि भाई मुझे ये देखना है कि थॉमसन ने कहा है कि एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चार्जेस चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं अल्फा पार्टिकल डालूंगा इसके ऊपर, तो अल्फा पार्टिकल जब इससे भिड़ेगा तो उसके पाथ में क्या परिवर्तन आएगा वो देखना है। अब वो परिवर्तन ऐसा ना हो जाए कि फॉइल मोटा है उसकी वजह से आ रहा है, तो इसलिए पतले से पतला फॉइल यूज करना है इसके लिए। तो गोल्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इट इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, यानी कि इससे सबसे पतली फॉइल हम बना सकते हैं संसार में। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, 8th में आपने पढ़ा होगा। मेलिएबल का मतलब है कि हम उससे कितनी पतली शीट बना सकते हैं, तो गोल्ड से हम सबसे पतली फॉइल या पतली से पतली शीट हम गोल्ड से बना सकते हैं। क्या बात है। अब पतली फॉइल का इंटेंट क्या है समझ नहीं आया सुनील भैया। पहली बात आप याद रखो कि गोल्ड सबसे मेलिएबल मेटल है, मतलब इससे सबसे पतली फॉइल हम बना सकते हैं किसी भी मेटल की, इससे ज्यादा पतली फॉइल हम किसी की नहीं बना सकते अगर मेटल की बात कर रहे हैं। तो जरूरत क्या है, थिनेस्ट मेटल फॉइल वाज रिक्वायर्ड सो दैट इफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर पाथ इट शुड हैपन बिकॉज ऑफ देयर इंटरैक्शन विद एटम एंड नॉट बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ द फॉइल। थॉमसन साहब का रदरफोर्ड साहब का स्ट्रेट दिमाग ये काम कर रहा है कि जितनी पतली से पतली फॉइल आप लगा सकते हैं उतनी पतली से पतली फॉइल आप लगाइए, ताकि अल्फा पार्टिकल जब इस फॉइल से भिड़े तो अगर अल्फा पार्टिकल के पाथ में कोई भी परिवर्तन आता है तो वो फॉइल की मोटाई की वजह से ना आए पर एटम से इंटरैक्शन की वजह से आए। कि मतलब ये एटम था, अल्फा पार्टिकल इससे भिड़ा और आगे चला गया, टेढ़ा हो गया, पीछे आ गया, तो जो भी वो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एटम के इंटरैक्शन की वजह से हो, पर ऐसा ना हो कि अरे फॉइल बहुत मोटी थी इसलिए अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा ना हो, ये रीजन हम उसको ना दे। तो इसके लिए गोल्ड की फॉइल का इस्तेमाल किया गया। चौथा हमारे पास क्या था, चौथा हमारे पास है फोटोग्राफिक प्लेट, यहां पर हमने लगाई है। ये चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही होगी। ये चारों तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है हमारे पास, और ये फोटोग्राफिक प्लेट सिर्फ जिंक सल्फाइड की नहीं है, इसमें एजी भी डला हुआ है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं इनका मिक्सचर है। सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसको हम टेक्निकल भाषा में स्किंटीलेटर कहते हैं। अब ये सिर्फ जिंक सल्फाइड नहीं है, इन्होंने जिंक सल्फाइड के ऊपर सिल्वर भी लगा रखा है, मतलब जिंक सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक सल्फाइड है जिसको हम स्किंटीलेटर कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल जैसे यहां से गोल्ड फॉइल से पास होकर जाएगा तो वो जहां भी जाके भिड़ेगा वहां पे एक छोटा सा स्पार्क आएगा, छोटा स्पार्क आएगा which produces tiny flashes of light when alpha particle strikes on it। समझ में आ गया। तो चारों तरफ एक सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने लगाई है जिसे टेक्निकल भाषा में स्किंटीलेटर कहते हैं मेरे दोस्तों। और इसका सिंपल से इतना काम है कि अल्फा पार्टिकल जहां जाके भिड़ेगा वहां पे एक छोटी चमक आएगी, जैसी नहीं होती वो मच्छर मारने वाली रैकेट होती है, जैसी मच्छर मरता है चिक 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 उसमें ग्लोज आते हैं, बिल्कुल वैसा ग्लो आएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, साथ में यहां पर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मूवेबल डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? मूवेबल डिटेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास है पांचवी चीज। इसका काम क्या है? अल्फा पार्टिकल मान लीजिए इधर भिड़े, इधर भिड़े, इधर भिड़े, इधर भिड़े, इधर भिड़े, कहीं भी जाके भिड़ेंगे, ये मूवेबल डिटेक्टर वहां जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। रदरफोर्ड साहब ये कहते हैं कि अगर थॉमसन आप सही हैं, थॉमसन अगर आपका मॉडल सही है मेरे बड़े भैया, मेरे सर जी, तो एटम का मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और इसको छीड़ते हुए सीधे निकल जाएंगे। सुनिए,
रदरफोर्ड कहते हैं थॉमसन ने कहा कि एटम का मास चारों तरफ फैला हुआ है, ये मान लीजिए गोल्ड फॉइल का एटम है, अल्फा पार्टिकल आएगा और इसको ऐसे चीरते हुए स्ट्रेट निकल जाएगा। तो उनका असम्पशन था कि वो ऐसे स्ट्रेट ही जाना चाहिए अगर थॉमसन सही है, अगर थॉमसन सही है। पर जब एक्सपेरिमेंट करते दौरान उन्होंने देखा कि यहां के अलावा कभी यहां फ्लैश आ रहा है, कभी यहां पे फ्लैश लाइट आ रही है, कभी यहां फ्लैश लाइट आ रही है, तो उन्होंने यहां पर एक मूवेबल डिटेक्टर भी लगाया, जिसका कर्तव्य क्या था कि जैसे मान लीजिए यहां पे जाने की बजाय वो यहां चला गया, फॉर एग्जाम्पल यहां गया, गया, इधर एक चमकाट प्रोड्यूस करी उसने, तो देखेंगे कि ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। तो मूवेबल डिटेक्टर देखेगा यहां पे फ्लैशलाइट जली, यहां पे आया तो इतना डिफ्लेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल को यूं आना था, यहां पे फ्लैशलाइट देनी थी, वो फ्लैशलाइट इधर दे रहा है, छोटा सा जो स्पार्क आ रहा है स्क्रीन पे इधर आ रहा है। उन्होंने बोला ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया, तो वो कैसे मेजर करेंगे, यहां पे लाइट आ रही है, मूवेबल डिटेक्टर यूं चला जाएगा, यानी इतना एंगल पे आपका डिफ्लेक्शन हुआ है ओरिजिनल पाथ से। ये सारी बातें उन्होंने यहां पर बताई। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिकैप दे देता हूं मेरे दोस्तों, आपको मेरी बात एकदम से समझ में आ जाएगी, ध्यान से आप सुनेंगे, एक बार में समझ में आएगी। सबसे पहला, यहां पर हमने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लगाया है एक मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लगाया है रेडियम, तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है यहां पर हमारे पास रेडियम। रेडियम का अल्फा डी क्या होगा, तो मैंने बताया रेडॉन निकलेगा और साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। अच्छा, इसको हमने लेड के ब्लॉक में क्यों डाला है, जिसके अंदर एक छोटा सा होल है सुनील भैया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अल्फा पार्टिकल चारों तरफ फैल जाए, हम चाहते हैं अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट यहां से निकले, इस होल से निकले। तो सबसे पहली चीज क्लियर। दूसरा, लेड की प्लेट है, अब लेड की प्लेट को जब हमने यहां पे लगाया विद होल, हम चाहते हैं अल्फा पार्टिकल सीधा इसमें से पास करें, अल्फा पार्टिकल जैसे मार्केट में फैल ना जाए, ऐसे चारों तरफ ना फैल जाए, हमको चाहिए स्ट्रेट एक बीम में ट्रेवल करे, इसके लिए हमने यहां पर एक लेड की प्लेट लगाई। तीसरा, गोल्ड की फॉइल क्यों लगाई, क्योंकि रदरफोर्ड चाहते थे कि एटम से जब अल्फा पार्टिकल की इंटरेक्शन हो तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो ये देखना चाहते थे अल्फा पार्टिकल के साथ। अगर फॉइल मोटी हो जाएगी तो अल्फा पार्टिकल वैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाएगा या तो पीछे चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पतली से पतली फॉइल लगाई गई, जो कि हमारे पास थी गोल्ड की फॉइल, जैसा कि मैंने यहां पे आपको रीजन बताया। चौथा पॉइंटर, जैसे अल्फा पार्टिकल यहां पर आगे कहीं पे भी भिड़ेगा तो उन्होंने लगा रखी थी फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि थी सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक सल्फाइड की, जिसको हम बोलते हैं स्किंटिलेटर। जैसे अल्फा पार्टिकल कहीं भी भिड़ेगा, छोटा सा एक स्पार्क, एक फ्लैश लाइट हमें देखने के लिए मिलेगी। अब अगर थॉमसन सही थे तो एटम का मास चारों तरफ फैला हुआ था, तो रदरफोर्ड कहते हैं अल्फा पार्टिकल आएगा और इसमें से पास करके निकल जाएगा, तो वो ऐसे स्ट्रेट जाने चाहिए थे सारे अल्फा पार्टिकल। पर कुछ अल्फा पार्टिकल यहां की जगह यहां पर ग्लो देने लगे, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर गए। कितना डिफ्लेक्ट करे, इसको मेजर करने में हमारी मदद करता है मूवेबल डिटेक्टर, कि वो यहां पे था, उसने बोला कि भैया यहां से फ्लैश लाइट यहां आ रही, तो इतना एंगल पे डिफ्लेक्शन आया, दैट इज थीटा, इतना एंगल पे डिफ्लेक्शन आया, वो ये बताता था। ठीक है, ये रहा मूवेबल डिटेक्टर। तो मूवेबल डिटेक्टर डिटेक्ट्स द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया वो मेजर करता था मूवेबल डिटेक्टर। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड का माइंडसेट समझिए, रदरफोर्ड क्या बोलते हैं। रदरफोर्ड के दिमाग में प्रेजम्पशन था, अगर मेरे सर थॉमसन सही हैं तो एटम का मास कुछ ऐसा है, ये एटम है, तो वो ये कहते हैं कि अगर थॉमसन सही है और एटम का जो वजन है, जो मास है, वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये आएंगे और इसको चीरते हुए निकल जाएंगे हमारे अल्फा पार्टिकल्स। ये उनकी अजम्पशन थी कि अगर मेरे प्यारे बड़े भैया थॉमसन, या मेरे जो सर हैं थॉमसन, अगर वो सही हैं कि एटम का मास चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा पार्टिकल आएंगे और चीरते हुए चले जाएंगे। यही बात मैंने यहां पे इंग्लिश में लिखी है मेरे दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। थॉमसन सर ने कहा कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब हर जगह बराबर मास फैला हुआ है ना। तो अब सत्य यह है, अब अगर यह सत्य है तो अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत ज्यादा हैवी हैं
और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है हैवी क्यों है? दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स वाले पार्टिकल है तो हैवी तो है ही, और साथ ही साथ पॉजिटिवली चार्ज भी है। एटम को चीरते हुए बाहर निकल जाएंगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बाहर निकल जाएंगे। अगर थॉमसन सही है कि एटम का मास चारों तरफ फैला हुआ है तो ये आएंगे करके निकल जाएंगे। बच्चों के दिमाग में एक डाउट और आता है, जो बच्चे पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बच्चे बोलते हैं कि सुनील भैया ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इसके ऊपर धक्का नहीं लगाता। बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इस अल्फा पार्टिकल पे धक्का नहीं लगाता? तो मेरे राजा, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ फैला हुआ है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नेट चार्ज 0 है। हम क्या बोलते हैं? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो चारों तरफ फैले हुए, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। ये आते हैं चीरते हुए निकल जाते हैं। तो ठीक है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ होगा? रदरफोर्ड रेडी था कि थॉमसन सर को मैं सही साबित कर देता हूं, फिर मैं संसार को बताऊंगा कि मेरे थॉमसन सर सही हैं, मेरे थॉमसन भैया सही हैं। मैं संसार को प्रूव करके दिखाऊंगा मेरे एक्सपेरिमेंट से कि थॉमसन सर का मॉडल सही है। तो फोन पे बैठे ऐसे, फोन था नहीं तब, पर ऐसे इमेजिन करो फोन पे रेडी रहता हूं, जल्दी थॉमसन सर को बताऊंगा कि सर आपका मॉडल सही है, मैं रदरफोर्ड हूं, मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और सर को बताऊंगा कि सर आप सही कह रहे हो, है ना? तो हमारा सेटअप अब पूरी तरीके से रेडी है। थॉमसन सर, हमारा सेटअप पूरी तरीके से रेडी हो गया है। और अगर अगर आपका मॉडल सही है ना, जो आपने एटम के बारे में बताया, तो पता है सर क्या होगा? क्या होगा? यहां से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और बिना डिफ्लेक्शन के यहां से पास करके चले जाएंगे, क्योंकि आपने बोला है कि एटम का जो मास होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल चीरते हुए निकल जाएंगे। इन्होंने अल्फा पार्टिकल शूट किया। गिगर मार्च डन, जल्दी बेटा जल्दी सेटअप को ऑन करो। थॉमसन सर लाइन पे, जल्दी। थॉमसन सर बिल्कुल सही, सामने ग्लो आ रहा है, आपका मॉडल सही है थॉमसन सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और अल्फा पार्टिकल मारो, और मारो और मारो और मारो, हाँ और मारो और मारो और मारो। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अरे इधर क्यों ग्लो आ रहा है बावड़े? इधर क्यों ग्लो आ रहा है? सेटअप में कोई दिक्कत है क्या? इधर ग्लो आ रहा है, अभी आया था ना, इधर ग्लो आया था ना। अरे मार्जिन इधर ग्लो आया था ना, अभी इधर कैसे ग्लो आया? इधर आना चाहिए था ना, सिर्फ इधर कैसे आया? अच्छा। अरे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सेटअप में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइन पे रहो, आपको बता दें। मार अल्फा पार्टिकल मार। क्या बात है सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका मॉडल, बिल्कुल सही है। सर एक मिनट, दिक्कत हो रही है, पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल। रुको, एक मिनट, दिक्कत हो रही है सर, मैं आपको कॉल करता हूं, एक मिनट कॉल करता हूं। तो यहां पर दिक्कत आ गई, रदरफोर्ड कह रहा आप बाहर कहीं हो रहे हो भाई साहब, थॉमसन बावड़े हो गए, कहीं मॉडल गलत है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भैया कभी इधर भिड़ रहे हैं, कभी इधर भिड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? एक अल्फा पार्टिकल तो मजे ही ले गया यूं आया यूं, क्यों रहा? नहीं, ये गलत है। थॉमसन सर जिस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हैं कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैले, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्फा पार्टिकल चीरते हुए निकल जाते और कुछ नहीं होता, लेकिन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप गलत हैं मेरे सर, आप गलत हैं, आप गलत सोच रहे हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। मेरी ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूं। सर सुनिए, थॉमसन सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए क्या हुआ है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, सम अल्फा पार्टिकल्स हैव डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। सर कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। नहीं, सेटअप में टेक्निकल ग्लिच नहीं है, आपने जो मॉडल इमेजिन किया उसमें दिक्कत है सर, आप समझो। अरे सर इतनी गलती थोड़ी हो सकती है, एक अल्फा पार्टिकल पागल होके पीछे चला गया। आप देखो 10,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जिसने अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लिया, यानी कि लगभग 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट मर गया। मतलब वो आया यूं और वापस पीछे चला गया। हाँ सर मजाक नहीं कर रहा हूं, आप आके खुद देख लो एक बार। आप एक काम करो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर आ जाओ,
और मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। नहीं 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 नहीं, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, मैं गलत नहीं बता सकता ना लोगों को, मेरे को अब खुद का एटॉमिक मॉडल देना पड़ेगा। हाँ वो कभी कभी हो जाता है, गुरु रह गए गुड़, शिष्य बन गए चीनी, तो अब हम शक्कर बन गए हैं सर, क्या करें, आप बुरा मत मानिए सर। अरे नहीं नहीं, आप मेरे गुरु रहेंगे सर, मैं आपका नाम लूंगा पक्के से, आप ही मेरे गुरु हैं। पर मैं क्या करूं सर, इसमें गलती है तो गलत थोड़ी बता सकता हूं सर, समझिए। बता दूं फिर लोगों को, चलो ठीक है मैं बता देता हूं, ठीक है धन्यवाद सर। रदरफोर्ड उठ के आया मार्केट में, कह रहा है सुनो अब मैं बताता हूं, देखो भैया थॉमसन सर से गलती हो गई है, थॉमसन सर से गलती हो गई, अब मैं बताऊंगा एटम का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर गए हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड दैट सजेस्टेड पॉजिटिव स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट बट कंसंट्रेटेड समवेयर इन द एटम। यानी कि यह चीज हमको यह सजेस्ट करती है कि जो इतनी देर से थॉमसन अंकल बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ होता है, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है, अगर यह सत्य होता तो यह चीरते हुए इसको निकल जाता। पर ये जो पॉजिटिव स्फीयर की बार बार बात कर रहे हैं ना थॉमसन सर, ये पॉजिटिव स्फीयर ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव स्फीयर कहीं पे तो कंसंट्रेट हुआ है। आप सोचो कितना दम चाहिए इतने भारी अल्फा पार्टिकल को, वो इतनी स्पीड से आ रहा है, आप सोचो ऐसे स्पीड से अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे फिसके आऊं, ऐसे छक्का मार दिया उसके ऊपर। मतलब आप सोच के देखो, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो यहां पे कहीं पर तो वो कंसंट्रेटेड होगा ना मास, कि भाई उसमें इतना दम है, उसमें इतना दम है, उस पॉजिटिव पार्ट में इतना ज्यादा दम होगा, कहीं पे तो ये कंसंट्रेटेड है। ये आया और इसने बोला है भग जाए, ऐसे साउथ के एक्टर नहीं होते, वो आते हैं ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, भाई कुछ तो ऐसा भारी है ना, ये आ रहे ऐसे भेज दे रहा है इनको, कुछ तो है ना, ये कहीं पे तो कंसंट्रेटेड है। अगर चारों तरफ फैला होता, अगर ये चारों तरफ मास फैला हुआ होता तो मेरे राजा तब तो ये ऐसे निकल जाता, बट दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। एटम का मास चारों तरफ फैला हुआ है, ये तो गलत है, ये तो गलत है कि अल्फा पार्टिकल आया और चीरते हुए निकल गया। अब इस केस में तो चीरते हुए नहीं निकला, ये अल्फा पार्टिकल आया और डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे जमा हुआ है, कहीं पे इकट्ठा हुआ है, और वो इतना भारी, उसमें इतना दम है कि इतने भारी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। सोचो कितना दम होगा इसमें। अभी तो गेम चालू हुआ, वो कहते हैं भैया भैया पगला ही गया है ये बीच वाली पार्ट, कहीं पे तो है ये। क्यों बोले भैया, यहां पर अल्फा पार्टिकल कुछ तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ तो ऐसे हो रहे थे, कुछ तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, चलो मान लिया है ना, कुछ तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। भाई साहब एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, यूं धक्का खा के वापस पीछे ही आ गया, मतलब डेफिनेटली कोई चीज है जो इस एटम के बीच में है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, सारा का सारा मास उसमें कंसंट्रेटेड है। भैया आपने ये कैसे बोला, मैं बताता हूं। देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये तो हमको इस चीज से समझ में आता है कि अल्फा पार्टिकल पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, उस चीज से समझ में आता है कि जो भी चीज यहां पर प्रेजेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है, सेम चार्जेस में रिपल्शन का फोर्स आता है। भाई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बीच में जो चीज प्रेजेंट है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, तभी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है कि ये धक्का मार के भेज दे रहा है। पर साथ ही साथ दिमाग में दूसरी बात आनी चाहिए कि उस चीज में दम भी तो होना चाहिए ना धक्का मारने के लिए। अब सोच के देखो, एक छोटा बच्चा खड़ा है और मैं मान लो अल्फा पार्टिकल हूं, वो छोटा बच्चा खड़ा है, मैं स्पीड से भागते हुए आऊंगा, मैं मान लो अल्फा पार्टिकल हूं, वो छोटा बच्चा जो है वो यहां बीच में खड़ा है, वो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और मैं हूं अल्फा पार्टिकल, क्या मुझे रोक पाएगा? मैं आऊंगा तो उसको धक्का मार के गिरा दूंगा। पर ऐसा तो नहीं है। अब मान लो मैं अल्फा पार्टिकल और बीच में जो न्यूक्लियस है वो बिग है, मोटा हट्टा कट्टा, मैं भाग के आऊंगा, भाई साहब सॉरी सॉरी,
तो मैं भिड़ के पीछे गिर जाऊंगा ना। तो एक तो वो चीज पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी वो चीज इतनी भारी है कि अल्फा पार्टिकल आ रहा, तो हाँ रे अल्फा पार्टिकल कहीं बोल रहे हैं, यूं धक्का मार दे रहा अल्फा पार्टिकल को। अरे भाई जो चीज बीच में खड़ी है एक तो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा क्या है, उसमें बहुत ज्यादा वो भारी है। अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, सामने चलो, क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यूं आया कोई, यहां से आया, क्या एक गया, क्या दूसरा गया अल्फा पार्टिकल, तीसरा अल्फा पार्टिकल आया, ठक उछाल के पीछे फेंक दिया। तो ये चीज भारी भी तो होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज से काम नहीं चलेगा, ये चीज भारी भी होनी चाहिए, ये चीज हैवी भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, 1 out of 10,000 अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस द ओरिजिनल पाथ और डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी कि यूं गया मुड़ के वापस यूं आ गया। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई साहब अल्फा पार्टिकल 9000 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से और वो वापस आ गया। मतलब ये जो बीच में चीज है इतनी भारी है कि भाई अल्फा पार्टिकल को धक्का मार के पीछे भेज दिया इसने। तो अल्फा पार्टिकल्स आर 9000 टाइम्स heavier than electrons, yet some bounced back, showing that the entire mass of atom is concentrated in a tiny positively charged center called the nucleus. अब एटम का मोस्ट ऑफ द जो मास है वो बेसिकली यहां पर कंसंट्रेटेड है बीच में। पहला मैंने पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला? क्योंकि अल्फा पार्टिकल और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरा मैंने भारी इसलिए बोला क्योंकि मेरे दोस्तों अल्फा पार्टिकल्स इतने भारी हैं, इतने भारी अल्फा पार्टिकल को वो आ रहा है तो इसने धक्का देके पीछे फेंक दिया या मुक्का मार के साइड में गिरा दिया, तो इसमें भी तो वजन होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने कहा कि यार यहां पे थॉमसन की इमेजिनेशन ही गलत है एटम को लेके। क्या बेवकूफाना सोचा एटम का मास चारों तरफ फैला हुआ है? नहीं है ऐसा। एटम का मोस्ट ऑफ द मास बीच में कंसंट्रेटेड है और वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसका नाम उन्होंने रखा क्या? उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई? इसी एक्सपेरिमेंट से हुई। न्यूक्लियस का मतलब होता है लिटिल नट। तो भैया ये चीज छोटी है वो कैसे पता लगा? अरे वो ऐसे पता लगा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए थे। तो उससे उन्होंने बोला कि भैया ऐसा हम मान लेते हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है और सेंटर में एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो इस तरीके से उन्होंने एटम को इमेजिन करा कि एटम कुछ ऐसा है। आप एटम को समझिए, एटम कुछ ऐसा है, ये है एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली और बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ऐसा है एटम। ये रदरफोर्ड की इमेजिनेशन है कि एटम ऐसा है। अल्फा पार्टिकल जब यहां से निकल रहे हैं तो यूं निकल जाएंगे बिना डिफ्लेक्शन के। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन या डिफ्लेक्शन के निकले थे जब उन्होंने थॉमसन को फोन किया। तो इनिशियली जब उन्होंने थॉमसन को फोन किया था तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज वेकेंट, यानी खाली स्पेस है। तो अल्फा पार्टिकल चीरते हुए निकल गए। तो उन्होंने थॉमसन को फोन कर दिया कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए और 1 out of 10,000 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस चले गए। तो इस चीज से उनके दिमाग में इमेजिनेशन आई कि एटम कुछ इस तरीके से है कि एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसका नाम क्या है हमारे पास? जिसका नाम हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। और बाकी पूरा एटम जो है वो खाली है। समझ गए? उस खाली पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होंगे, बट आपको इस समझ में आना चाहिए कि एटम जो थॉमसन की इमेजिनेशन थी वैसा नहीं है। थॉमसन की इमेजिनेशन क्या थी? एटम ऐसा है, एटम का वजन चारों तरफ फैला हुआ है तो अल्फा पार्टिकल चीरते हुए निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इनिशियली हो रहा था तो उनको लगा कि थॉमसन सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट करने लगे।
इससे उनको समझ में आया कि जो पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ फैला हुआ नहीं पर एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। ये समझ में आया। 1 आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल अपने ओरिजिनल पाथ पे रिट्रेस करके निकल गए, तो उनको ये समझ में आया कि जहां पर भी ये मास कंसंट्रेटेड है पॉजिटिवली चार्ज, वहां पर एटम का मोस्ट ऑफ द मास वहीं पर ही है, क्योंकि वो इतना भारी है कि अल्फा पार्टिकल को धक्का देके वापस भेज दे रहा है। तो एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा बहुत ज्यादा भारी है कि उसमें इतना दम है कि अल्फा पार्टिकल को धक्का देके वापस भेज दे रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आपको होनी चाहिए। फिर उसी हिसाब से ये इसके ना वॉल्यूम के बारे में भी कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप न्यूक्लियस की रेडियस को नापोगे और आप एटम की रेडियस को नापोगे तो बहुत ज्यादा अंतर है। यानी इतना ज्यादा छोटा है वो, इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, रेडियस 10 की पावर -15 मीटर, और एटम की रेडियस 10 की पावर -10 मीटर है। मतलब 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है आपका न्यूक्लियस एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपके पास क्रिकेट ग्राउंड है। जस्ट इमेजिन ये आपके पास एक ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। तो क्रिकेट ग्राउंड को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये फुटबॉल ग्राउंड है कोई भी, इसको आपने मान लीजिए एटम मान लिया। तो ये एक छोटी सी जो बॉल होगी, ये जो बॉल है ये न्यूक्लियस है। ये समझ में आना चाहिए आपको कि यहां पर ये जो छोटी सी बॉल है ना, ये इतना बड़ा क्रिकेट का जो ग्राउंड है ये एटम है, तो ये छोटी सी जो बॉल है ये न्यूक्लियस होगा। ये रदरफोर्ड की इमेजिनेशन थी। समझ में आया? ये भी एक इमेजिनेशन है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स उनको लग रहे हैं कि वो सत्य है, उसके बेसिस पे अब वो भी एक एटॉमिक मॉडल देने वाले हैं। तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लगा दीजिए। कामना करता हूं इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको अभी तक नहीं मिली होगी, अब मिल गई है। ठीक है सर, जो डिफ्लेक्ट हुए थे उनका क्या हुआ? मेरे राजा, जो डिफ्लेक्ट होते हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, वो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल से यहां जाकर भिड़ते हैं और यहां पर एक स्पार्क जनरेट करते हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, चलो चलो, इसको कहते हैं दोस्तों कंसेप्ट क्लैरिटी, है ना। अब कामना करता हूं आपको मिल गई होगी। एनडीए 2021 के पेपर 2 में एक सवाल आया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इससे किस चीज की डिस्कवरी हुई? तो रदरफोर्ड साहब का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इस चीज से किस चीज की डिस्कवरी हुई? मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान हमें किस चीज की, मतलब कौन सी चीज मिलती है? ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बुद्धि में बैठना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड साहब के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? अभी हमने देखा किस चीज की डिस्कवरी हुई, आप सभी ने देखा इसमें से किस चीज की डिस्कवरी हो गई। सुनील भैया, बड़ा ही सरल सा सवाल है। द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोहम्मद नसीरुद्दीन, अमित, अविष्का, प्रियांशु, श्रेया, मानसी, सूर्यवीर, सरादिंदु चक्रवर्ती, अनुभव राजपूत, ज्योति गोयट। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। एटॉमिक न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल नंबर 1 जल्दी से सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी डिराइव्ड या कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? कौन सी चीज नहीं डिराइव कर सकते? बताइए कौन सी बात इसमें से रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं पता लगी थी? रदरफोर्ड साहब के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसमें से कौन सी बात हमें नहीं पता लगी? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये तो पता लगी थी। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, the radius of the atom is about 10 raised to the power minus 10 meter, which while that of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter। बिल्कुल सही है, ये भी सही था। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये इसके बारे में उन्होंने यहां पर नहीं पता लगा था, ये तो बाद में मॉडल में बताया। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं।
यस, सी इज द करेक्ट आंसर। 67% बच्चों ने सही दिया है। अनन्या, अश्विन, रूपेश, दर्शिल, गुंजन, अनुभव, रिमेश, सिवाई के हरीश, हंसिका एंड एलाम। वेरी गुड। अब ध्यान से अब मेरी बात को समझिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ये बात बताई थी। रेडियस ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर है, न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर है, यानी कि 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस, ये बात भी बताई थी। अरे यहां से ऑर्बिट का कंसेप्ट थोड़ी दिया गया था, ऑर्बिट का कंसेप्ट तो आप अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, तो ये तो नहीं दिया गया था। और ऑब्वियसली अगर यहां पर आपके पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई, तो ये ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन वैसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए था कि हाँ ये तो ऑब्वियसली होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली यहां पर होगा। डन। ऑलराइट, तो आज का होमवर्क, ये ससुरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा अगर न्यूक्लियस बीच में है तो कहां जाएगा। अब विनोद जी एक सवाल पूछते हैं, और विनोद जी का सवाल बड़ा ही सही है। विनोद जी पूछते हैं, अरे ये न्यूक्लियस बीच में है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सुनील भैया, आबार इलेक्ट्रॉन कहीं करे। तो आबार इलेक्ट्रॉन कहीं करे, ये बच्चा लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब आज की क्लास का इंसानियत ज्ञान पे हम चलते हैं। आपका होमवर्क आपको सोचना है। तो दोस्तों जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, तो कॉलेज में मेरे साथ मेरे एक मित्र थे जिनका नाम था शुभांकर मिश्रा, ठीक है। बड़े ही हंसमुख इंसान थे, बड़े ही मस्ती करने वाले व्यक्ति थे, है ना। और मतलब है, अभी भी है, लखनऊ के हैं, है ना, शुभांकर जी नाम है उनका। तो आदमी मुझे इसलिए बढ़िया लगते हैं कि भले ही तेज थे पर एक्सेप्ट करते थे कि वो तेज है। अच्छी बात ये है, मतलब एक्सेप्ट कर देते कि भाई हम गलत चीजें कर देते हैं लोगों के साथ, और मतलब जो भी चीज गलत करते थे वो बोल देते थे कि हाँ यार हम गलत कर देते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर दिल से एक्सेप्ट कर लेते थे। तो मैं उनको ये कहता था कि वो मेरे को कहते थे कि तुमको नहीं लगता तुम थोड़े ज्यादा सीधे हो। तो अब मैं उनको कहता था कि भाई आप भला तो जग भला, अगर आप अच्छे हैं तो पूरा संसार आपके लिए अच्छा है। तो उस इंसान ने मेरे को बहुत बढ़िया बात सिखाई थी, वो मैं आपको सिखाता हूं। उस इंसान ने बोला, सुनील भाई क्या बोला आपने। मैंने कहा आप भला तो जग भला। बोले वाह 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 क्या बात है। बोले सुनील भाई देखिए आप भला करते रहिए, हम लाभ लेते रहेंगे। मैंने कहा ये कैसे आपने बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। बोले सुनील भाई आपने कहा आप भला तो जग भला, आपके इस भला से हम लाभ लेते रहेंगे। मैंने कहा कैसे, देखिए आप भला करेंगे। मैंने कहा हाँ। बोले हम ला को आगे ले आएंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया। बोले हम भ को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ। बोले आप भला करते चलिए, हम लाभ लेते रहेंगे, मजा आता रहेगा, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। आप जैसे लोग भी होने चाहिए जो भला करने की सोच लेके चलें। आप भला करते रहिए, हम आपसे लाभ लेते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा। तो उस दिन मेरे को ये बात समझ में आई कि यार बात तो बिल्कुल सटीक है। कलयुग के अंदर हम भला करने जाते हैं तो लोग हमारा लाभ ले लेते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है, कलयुग के अंदर ऐसा होता है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि इतने भी ज्यादा सीधे मत बन जाना कि संसार में लोग तुम्हें कुचल दें, पर इसका यह मतलब नहीं कि अधर्मी हो जाना। धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, पर अलर्ट रहना कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले, है ना। वैसे तो मेरा लोग आज भी फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा है, इमोशनल हो जाता हूं मैं, मेरी कुंडली वैसी, क्या कर सकते हो, है ना। ग्रह ही वैसे हैं, मेरे नक्षत्र ही वैसे हैं, ना चाहते हुए भी मैं हो जाता हूं ऐसा, क्या करूं। सन्यास हो गया हमारी कुंडली में, तो सन्यासियों जैसे गुण तो होंगे ना, देने वाली एबिलिटी तो होगी। सन्यास योग है कुंडली में, देवता गण में पैदा हुए, तो आदत है लोगों की मदद करने की, बिना मदद किए रह नहीं पाते। मुझे पता है कि मैं भला करूंगा तो उससे लोग लाभ लेंगे, बट ठीक है कोई ना, पता होने के बाद भी चीज करना, क्योंकि हम स्वभाव के अधीन होते हैं, स्वभाव हमारे अधीन नहीं होता। पर मैं तो नहीं कोशिश कर पाता, आप कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ बस एक बात याद रखना, इंसान जो है वो अपने स्वभाव के अधीन होता है, स्वभाव कभी भी इंसान के अधीन नहीं होता। हम कहते हैं ना कोई इंसान बदल गया, कभी कोई इंसान परिवर्तित नहीं होता। उसका स्वभाव, उसका मन, उसके विचार वैसे ही रहेंगे। थोड़े समय के लिए वो आपको दिखा सकता है कि वो परिवर्तित हुआ है, असली में कभी नहीं हुआ होगा। समझ गए आप। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैं कहता हूं कि आपके प्यारे प्यारे सुनील भी आपके साथ है, फिजिक्स वाला आपके साथ है, तो दोनों आपके साथ हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।